अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर दो तरह से हो सकते हैं, या तो रीजनरेशन के प्रोसेस से और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्कार। अब कौन सा प्रोसेस फॉलो अप होगा ये डिपेंड करता है दो बातों पे, एक तो टिश्यू की कैपेबिलिटी पे और एक है स्वेरिटी ऑफ इंजरी पे। यानी अगर तो टिश्यू कैपेबल हैं कि वो ख़ुद को रीजनरेट कर लें और इंजरी भी इतनी स्वीयर नहीं हुई तो रीजनरेशन का प्रोसेस फॉलो अप होगा। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रीजनरेशन को। अब रीजनरेशन के लिए जो इंजर्ड सेल और टिश्यूज़ हैं जिनकी रीजनरेशन होनी है, ग्रोथ फैक्टर की वजह से जो सेल प्रोलिफ्रेशन होगी इनकी, वो डिपेंड करती है दो बातों पे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स पे, यानी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यू आर नॉट सीवियरली डैमेज, ठीक है, तो रीजनरेशन होगी। सेकंड वन इज़ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन देयर स्पेशलाइज्ड नीश। अच्छा, आप इसे कंसीडर कर लें ऐसे कि ना स्टेम सेल ऐसे लोग हैं जो कि ना रेस्ट रूम में सोए हुए हैं, ठीक है, तो अब किसी एक्सीडेंट या कोई इंजरी की सिचुएशन में ना इन्हें आके लोग उठाते हैं कि भाई उठो, जो वर्कर्स इंजर्ड हो गए हैं उनके सारे आप इंस्ट्रूमेंट्स को संभालो, उनकी जगह पे जाके उनकी जगह लो, ठीक है। यानी स्टेम सेल्स जो हैं they will develop into such mature cells that are going to take place of previously normal tissues which are now injured, ठीक है। After injury most important stem cells in adults are tissue stem cells, ठीक है। इसके बाद जो सेल की प्रोलिफ्रेशन होनी है वो डिपेंड करता है कि वो सेल की प्रोलिफ्रेशन के लिए जो है ना सेवरल सेल टाइप्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि अब कोई इंजर्ड टिश्यू के जो रेमनेंट्स हैं वो भी ख़ुद को ना प्रोलिफ्रेट करेंगे ताकि वो अटेन कर सकें नॉर्मल स्ट्रक्चर को। इसके अलावा वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो प्रोलिफ्रेट करके ऐसे न्यू वेसल्स बनाएंगे टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर, ठीक है। अब जो ये सेल प्रोलिफ्रेशन होनी है इनके लिए जो सिग्नल्स मिलते हैं वो या तो ग्रोथ फैक्टर्स की तरफ से आती हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स की तरफ से। अब जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं? मेजर सोर्सेज आर एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एंड टू सम एक्सटेंट एपिथेलियल सेल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स। अब जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं दे विल बाइंड विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद ये सिग्नलिंग पैथवे को एक्टिवेट कर देंगे जिसके रिस्पॉन्स में सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा ये ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेलिस को की फॉर्मेशन कराएंगे जो कि सेल डिवीजन के लिए एसेंशियल है, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्रोथ फैक्टर्स के साथ साथ इंटेग्रिन प्रोटीन्स जो होती हैं वो भी बाइंड करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स के साथ, उन्होंने दोनों ही सेल प्रोलिफ्रेशन करानी है। देखिए जो ये इंटेग्रिन प्रोटीन्स है दे आर बेसिकली रिसेप्टर्स और ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर्स मेड अप ऑफ अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर्स, ठीक है। अब ये है आउटसाइड and this is inside. This is for binding for intracellular component and this is for extracellular component. extracellular मैट्रिक्स के साथ ही यहाँ से बाइंड करेंगे और जो है सेल प्रोलिफ्रेशन का प्रोसेस होगा। अब जो सेल ने प्रोलिफ्रेट करना है वो किस हद तक प्रोलिफ्रेट कर सकता है ये डिपेंड करता है उसकी इंट्रिंसिक प्रोलिफ्रेटिव कैपेसिटी पे कि वो कितना रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और इस बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक प्रोलिफ्रेटिव कैपेसिटी ऑफ अ सेल और टिश्यू देयर आर 3 मेजर टाइप्स, लेबाइल सेल और टिश्यू विच इज़ अ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज़ होती हैं जैसे आप कह लें कि हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स और सरफेस एपिथेलिया वगैरह जो हैं ये रैपिडली इनके जो पिछले टिश्यूज़ हैं वो लूज़ होते रहते हैं और नए बनते जाती हैं, ठीक है। और दूसरे जो हैं स्टेबल सेल्स होती हैं, जैसे ये नॉर्मली तो जी नोट फेस में होते हैं बट दे डू हैव अ कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जैसे पैरेन्काइमा ऑफ मोस्ट सॉलिड ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज वगैरह। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं एंडोथेलियल और फिब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल सेल, ये तो इन्हें भी नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि दे आर आल्सो इन जी नोट फेस बट दे
कैन आल्सो प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ फैक्टर, जैसे वोन हीलिंग में ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड टाइप इज़ परमानेंट विच इज़ अ टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल, ठीक है, कि अगर इन्हें ये डैमेज हो जाए तो ये रीजनरेट नहीं कर सकते, इनकी रिपेयर सिर्फ और सिर्फ स्कार फॉर्मेशन के थ्रू होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स या फिर कार्डिक मसल सेल्स वगैरह हैं। अब इसके साथ हैं स्केलेटल मसल सेल जो हैं, उन्हें भी यूजुअली कंसिडर किया जाता है कि नॉन डिवाइडिंग है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट सेल्स इन देयर एंडोमाइसियल शीथ्स दे डू हैव सम कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। इस वजह से, वरना ये नॉर्मली स्केलेटल मसल को भी हम इसी कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। आगे इसका मैकेनिज़्म देखते हैं रीजनरेशन का। रीजनरेशन के थ्रू जो इंजर्ड सेल या टिश्यू की रिप्लेसमेंट होनी है वो दो बातों की वजह से वेरी करती है। ये रीजनरेशन जैसे टिश्यू टू टिश्यू वेरी करती है और इंजरी की सिवियरिटी कितनी है इस बेस पे वेरी करती है। जैसे अब इंटेस्टाइनल और स्किन के एपिथेलिया जो हैं उनमें इंजरी हो जाती है तो उसके जो रेजिडुअल नॉर्मल सेल्स हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू जो है प्रोलिफरेट कर जाएंगे और जाके साइट ऑफ इंजरी पे वहाँ जाके उसके सेल्स माइग्रेट करेंगे और इंजरी की वजह से होने वाले डिफेक्ट्स को उसकी डिफेक्ट्स को फिल करेंगे। इसी तरह पैरेन्काइमल ऑर्गन्स जो है इनके पास कैपेबिलिटी होती है, वो वाले पैरेन्काइमल ऑर्गन्स जिनके पास कैपेबिलिटी है रीजनरेट करने की, वो एक लिमिट तक जो है खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे पैंक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और लंग वगैरह खुद को एक लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ जो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे अब किडनी जो है, किडनी की अगर एक किडनी को सर्जिकली रिमूव कर लिया जाता है तो जो दूसरी किडनी है वो एज अ कंपनसेटरी रिस्पॉन्स हाइपरप्लेजिया हो जाएगा उसमें और उसके साथ साथ उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक किडनी रिमूव होगी तो दूसरी किडनी खुद ही पहली किडनी को पूरी तरह से बना लेगी, ठीक है। इस तरह से ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होगा इसमें। लेकिन जब हम लिवर की बात करते हैं, लिवर जो है बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमंस में ऑर्गन रीजनरेशन की, ठीक है। इट हैज़ रिमार्केबल कैपेबिलिटी टू रीजनरेट। अब लिवर जो है इसकी रीजनरेशन दो स्टेप से होती है, दो मैकेनिज़म्स होते हैं इसके लिए। या तो ये इसकी प्रोलिफरेशन होगी आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टमी या फिर इसकी जो है रीजनरेशन होगी थ्रू प्रोजेनिटर सेल्स। अब कौन सा मैकेनिज़्म रीजनरेशन के लिए फॉलो अप होगा ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि सर्जिकली लिवर को रिमूव किया जाता है, फॉर एग्जांपल फॉर डोनेशन पर्पसेस या किसी और वजह से सर्जिकली रिमूव किया जाता है तो वहाँ प्रोलिफरेशन हो जाती है। हेपेटेक्टमी के लिए इवन आप लगा लें इसकी इतनी रिमार्केबल कैपेबिलिटी है कि अप टू 90% हेपेटेक्टमी हो गई है ना, तो भी जो रिमेनिंग 10% हैं हिपैटोसाइट सेल्स वो प्रोलिफरेट कर जाएंगे और रीजनरेट करेंगे लिवर को टू अटेन देयर नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब ये जो प्रोलिफरेशन होगी इनमें वो दो तरह से होती है, मतलब उनमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे कफर्ट सेल से बनने वाले साइटोकाइंस जो हैं, साइटोकाइंस स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 6, इनके थ्रू जो है प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी हो गई है, जैसे क्रोनिक लिवर इंजरी हो गई है या फिर लिवर इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसकी वजह से लिवर की प्रोलिफरेशन कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है, डैमेज हो गई है, तो फिर जो मैकेनिज़्म फॉलो अप होगा दैट इज़ रीजनरेशन फ्रॉम प्रोजेनिटर सेल, ठीक है। इस तरह से लिवर रीजनरेट कर जाएगा।
टिश्यू रिपेयर बाय स्कार फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।